हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन ये 5 टाइप की रिएक्शंस शो कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस, जिनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। एग्जांपल्स का मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ HCN का एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर जब एडिशन होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, या फिर एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर NaHSO4 सोडियम बाइसल्फाइड का जब एडिशन होता है वो भी एक न्यूक्लियोफिलिक एसिड एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। गर्नियर रिएजेंट का एडिशन भी कैसा है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एल्कोहल या फिर अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का एडिशन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इन सभी एग्जाम्पल को भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्टार्टिंग से अपनी एनसीईआरटी पे चलते हैं और एनसीईआरटी पे यहाँ देखें तो केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली लाइन जो दे रखी है वो बोल रखा है कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C+O फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसको कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन शो कर सकते हैं या करते हैं। बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म समझने से पहले हम एक बार ये कार्बोनिल ग्रुप जो है उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होती हैं वो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से हैं। वैसे हम कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में पहली वीडियो में एक में कवर कर चुके हैं, चाहे तो आप वहाँ से जाके भी एक बार देख सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं और उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, फिर इस रिएक्शन के ऊपर हम आएंगे। ये पूरे की पूरी मैकेनिज्म आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आपके मैकेनिज्म ही है, तो मैकेनिज्म भी हम एनिमेशन फॉर्म में देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। ये प्लेनर है, फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल हो जाता है और एडिशन प्रोडक्ट किस तरह से बनता है, इसको पूरा एनिमेशन के फॉर्म में देखेंगे। मतलब लाइव होते हुए देखोगे कि किस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और किस तरह से अटैक होने की वजह से क्या क्या हो रहा है। तो चलिए पहले स्टार्ट हम करते हैं इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, अगर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का। यहाँ पे ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है C+O। अगर इसका मैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से बना सकते हैं। ये कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है मैंने अभी कार्बन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया है। कार्बन में हमें पता है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ ये पर्पल कलर से जो ऑर्बिटल दिख रहे हैं, ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार ऑर्बिटल्स हैं। और एक ये स्काई ब्लू कलर के जो ऑर्बिटल शो किया है ये आपका प्योर p ऑर्बिटल है। इसी तरह से आप ऑक्सीजन का भी क्या बना सकते हो, ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। देखो ऑक्सीजन जो है 2 लोन पेयर हैं इनके पास, तो 2 लोन पेयर जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल हैं उनके पास है, और एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्योर p ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे क्या है, मैं बता भी देता हूँ। ये sp2 मैंने बता दिया, sp2 ऑर्बिटल हैं, और ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से जो शो किए हैं वो p ऑर्बिटल हैं, जिनमें प्योर p ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो उसकी वीडियोस भी बनाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा, या आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है। हाइब्रिडाइजेशन में एम्प्टी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, या पार्शियल फील्ड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी होनी चाहिए। चलिए हम हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा नहीं डेप्थ में जाते हैं, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखो इस कार्बोनिल कंपाउंड जो कार्बोनिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसका स्ट्रक्चर देख रहे थे। तो यहाँ पे इस तरह से ये कार्बन का मैंने क्या बनाया है, एक ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया, और ऑक्सीजन का भी ऑर्बिटल डायग्राम। अब जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं ना, तो ये दो जो हैं, ये वाले sp2, ये sp2 एक हाइब्रिडाइज
ऑर्बिटल जो कार्बन का है और ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, एक एक्सिस पे ओवरलैपिंग करते हैं और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। देखो आपको पता ही है कि ये डबल बॉन्ड जो है उसमें एक पाई है और एक सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने देख लिया किस तरह से हुआ। अब जो प्योर पी ऑर्बिटल है ना, ये इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं। देखो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोलैटरल या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक दूसरे की तरफ आते हैं और इस तरह से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। यहाँ तक तो हमने फॉर्मेशन की बात की। अब देखो ना, ध्यान देना, समझना इसको ध्यान से। अब जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड जो है वो कैसे कोलैटरल या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग से बने हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ डबल बॉन्ड बने, एक तो ये वाला पेयर बना है और एक ये वाला पेयर जो बना है, इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। तो आप ये जो ऑक्सीजन जो है वो इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे तो होना तो चाहिए था, बीच में होने चाहिए थे दोनों के, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है वो क्या करेगा, अपनी तरफ ले जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, इस ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो इस कार्बन से दूर चले गए, मतलब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो गई, और इसीलिए कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड हो गया, उसमें पोलरिटी आ गई ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर लिया और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इसीलिए इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं, और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, इसीलिए इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। ये पॉइंट ध्यान रखना है, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब भी आप इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवाएंगे इसमें, तो इस तरह से करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले जाती है और हम पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन के पास रख देते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो किसके ऊपर अटैक करेंगे, अब आप इजीली बता पाएंगे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। रिएजेंट है ना, एक रिएजेंट है, देखो समझना है इसको ध्यान से, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये ध्यान होनी चाहिए। रिएजेंट है कोई, तो रिएजेंट में दो पार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिएजेंट है आपका NaOH। रिएजेंट का NaOH में एक Na पॉजिटिव है और OH माइनस है, ठीक है। या रिएजेंट है आपका HCN। HCN में H पॉजिटिव है और Cn नेगेटिव है। तो यहां पे देखना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक E पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल, ये रिएजेंट है। ठीक है, समझ में आया ये वाली बात। अब रिएजेंट का जो इलेक्ट्रॉन जो रिच पार्ट है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, तभी तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, आप इजीली बता पाएंगे, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, इस कार्बन के पास है। इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो किसके ऊपर अटैक करना प्रीफर करता है, कार्बन के ऊपर अटैक करना प्रीफर करता है। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमने अभी सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर देख के समझ में आया कि कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ऐड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म से। ठीक है, ये मैंने कार्बोनिल ग्रुप बना दिया, इसमें ये वाले जो फ्री वैलेंसीज हैं, ये वाली फ्री वैलेंसी जो हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो फ्री वैलेंसीज हैं इनके ऊपर एल्काइल ग्रुप लग रहे होंगे, कीटोन हैं तो, और एक के ऊपर हाइड्रोजन और एक के ऊपर अगर एल्काइल लग रहा है तो वो एल्डिहाइड होंगे। हमने कॉमन बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कोई आर नहीं लगाया है, H और R नहीं लगाया, हमने सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप लिया है, और उनके हमने देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह से होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो है वो कार्बन हमने अभी देखा था sp2 हाइब्रिडाइज है। अब sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब इसका शेप जो होगा वो कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर का मतलब जैसा आपको अभी 2 डायमेंशनल स्क्रीन में जैसा दिख रहा है वैसा ही इसका शेप होगा, मतलब एक प्लेन में होगा। मतलब आप ऐसे मान के चलो आपकी कॉपी है या फिर आपका जो रजिस्टर है उसमें ये एक ये लगा हुआ बॉन्ड बना हुआ है, एक ये बॉन्ड और 2 बॉन्ड इस तरह से ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं और ये एक ही प्लेन में हैं।
अब क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ चुका है, ये हम देख चुके हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। क्यों है ये हम देख चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा आपको पता ही है, रिएजेंट से आया, ठीक है। तो वो कहाँ अटैक करेगा, उसकी प्रायोरिटी होगी इस कार्बन के ऊपर अटैक करने की। रीज़न सिंपल है कि पॉजिटिव कार्बन के ऊपर इसके बॉन्ड पोलर हो गया, पोलर होने की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो वो तो इस कार्बन के ऊपर अट्रैक्ट होगा, कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा। और कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आ रही है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे, इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। और ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे तो जो पाई बॉन्ड है वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस इस कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और जैसे ही न्यूक्लियस जो है वो उस कार्बन के पास जाके अटैच हो जाएगा, वो पाई बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल के बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग से बना था वो ब्रेक हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। पहले 3 सिग्मा बॉन्ड थे, एक पाई बॉन्ड था। अभी जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और न्यूक्लियोफाइल ने बॉन्ड बना लिया इस कार्बन से, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। और 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 से sp3 हो गया। अब ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और sp3 का हमें पता है स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। sp3 का हाइब्रिडाइजेशन वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। तो ये जो है वो अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गई, टेट्राहेड्रल बन गई। ये 3 बॉन्ड जो हैं वो ये एक जो बॉन्ड है जहाँ न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे होगा, आपके एक प्लेन के अंदर साइड में होगा और एक प्लेन के बाहर होगा, और 2 बॉन्ड जो हैं वो एक ही प्लेन में होंगे। मतलब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अभी तो बात न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, अब यहाँ अभी भी यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और ये इंटरमीडिएट जो है वो अनस्टेबल है। तो होगा क्या कि जो रिएजेंट का पॉजिटिव वाला पार्ट जो है, या फिर काउंटर पार्ट ऑफ अटैकिंग एजेंट, या फिर प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, वाटर में से प्रोटॉन या फिर रिएजेंट का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है जिसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, और जो काउंटर पार्ट जो है रिएजेंट का वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या फिर प्रोटोनेशन कराना पड़ेगा, हमें एसिडिक मीडियम लेना पड़ेगा, वाटर लेना पड़ेगा, तो वहाँ वाटर में से H+ जो है वो इस OH के ऑक्सीजन माइनस के पास चला जाएगा। चलो हम मान लेते हैं कि जनरल एग्जांपल कि वाटर का ही हाइड्रोजन जो है वो इस O के पास जाता है और H+ के फॉर्म में आएगा, और H+ के फॉर्म में क्या करेगा, एक ये आपस में बॉन्ड बना देंगे, और ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट हमें मिल गया है। अब क्या होगा, ये प्रोसेस आपने देखा, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको आप समरी फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब मैंने पूरा का पूरा वो तो आपको एनिमेटेड फॉर्म में दिखाने की कोशिश की जिससे आपको याद रह जाए कैसे कैसे हुआ, लेकिन आपको समझना है कि कैसे लिखना है। तो लिखने में देख लो कैसे लिखेंगे। ये मैंने क्या लिया, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, R मतलब एक कीटोन ले लिया, इस किसी R की जगह आप एक हाइड्रोजन भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये पोलराइज है, पोलराइज बॉन्ड है ना, पोलराइज बॉन्ड है, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन के ऊपर अटैक करके क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिएजेंट का जो काउंटर पार्ट है वो वाला पार्ट या फिर हाइड्रोलाइसिस अगर करवाए तो वाटर में से H+ जो है वो इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा, और फाइनली हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में एक मतलब लाइन में यहाँ पे हमने क्या देख ली, इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म देख ली। पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी समझा दिया एनिमेटेड फॉर्म में।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार दोबारा से देख लीजिए, है ना। ये ही मैकेनिज्म रहेगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, जब हम एग्जांपल देखेंगे वहाँ पे भी यही मैकेनिज्म रहने वाली है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट इसमें है, एनसीईआरटी में गिवन है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किस किस की बात कर रहे हैं हम? एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन। किसके लिए? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए अगर बात करें तो किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है? एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है कीटोन से। अब ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब समझ लीजिए, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, एक मैंने ये लिया HC+OR, ये एल्डिहाइड है, ये मैंने एक एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा है वो हम समझ रहे हैं। और ये मैंने एक कीटोन का एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी जो है वो कीटोन से ज़्यादा है। फर्स्ट फैक्टर क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब कि चारों तरफ जो है वो रुकावट जो है, रुकावट कह सकते हो। हिंड्रेंस का मतलब है कि रोकने की या फिर हिंडर करने का मतलब बाधा पहुंचाने, बाधा वाले वो जो है वो फैक्टर ज़्यादा हैं, कम है किसमें? एल्डिहाइड में। कौन से फैक्टर बाधा पहुंचाने वाले? देखो ध्यान देना यहाँ पे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जब बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक कर रहा है? इस कार्बन के ऊपर। तो ये कार्बन जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा, इसकी कवरिंग जितनी कम होगी, उतना ही ईजिली ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अब एल्डिहाइड में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसका साइज बहुत छोटा है, और एक क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अब सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप जो होगा वो क्या हो सकता है? CH3 होगा, मिथाइल होगा। तो यहाँ पे मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, इसके बाद तो बड़े ही बड़े होंगे। हाइड्रोजन एक तरफ से तो ये कम मतलब वो एक्सपोज्ड है, मतलब कम कवर हुआ है, लेकिन एक साइड से छोटा सा छोटा अगर मान लें तो एक साइड से इसके हिंड्रेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर कीटोन के देखेंगे तो कीटोन में तो दोनों ही एल्किल ग्रुप है, मतलब इस कार्बन को दोनों तरफ से एक्सपोज होने का मौका ही नहीं मिला है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है उसके लिए इजी जो होगा अटैक करना वो एल्डिहाइड के पास होगा, जहां से ये एक्सपोज ज़्यादा है। हाइड्रोजन के स्मॉल साइज की वजह से ये ज़्यादा एक्सपोज है, लेस हिंडर्ड है। स्टेरिक हिंड्रेंस कैसी है? कम है, जबकि कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। फर्स्ट रीजन तो ये है। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है कि मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट कार्बन। अब देखना, पहली बात तो ये कवरिंग हो गई। दूसरी बात समझना कि इस कार्बन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ये न्यूक्लियस को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जितनी कम होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा और उतना ही ये न्यूक्लियस इसके ऊपर अट्रैक्ट ज़्यादा होगा। अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा होना चाहिए इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए। अब ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे आप जानते हैं कि एल्काइल जो ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये यहाँ पे ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब ये जो है वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे? इधर की तरफ डोनेट करेंगे, इस कार्बन की तरफ। एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। अब डोनेट करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी डेफिशिएंसी है, या यूँ कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर इसकी तरफ आते हैं कार्बन की तरफ तो इसको चार्ज को क्या करेंगे? कम करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन की वजह से इसमें कोई चार्ज कम नहीं हो रहा है। लेकिन कीटोन में अगर आप देखें तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हैं, तो इसका तो इधर से भी, इधर की साइड से भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन के ऊपर वो कम होगा, और इधर की साइड से भी पॉजिटिव चार्ज कम होगा, मतलब इसका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कम होगा। और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो क्या होगी? कम होगी। किसकी? कार्बन की। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोलें या फिर सिंपल सा बोल सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ तक? तो इन दोनों रीजन की वजह से एल्डिहाइड जो होते हैं वो कीटोन से मोर रिएक्टिव होते हैं। आप कीटोन के लिए भी बोल सकते हो, कीटोन के अगर रिस्पेक्ट में बात करना बोलें तो बोल सकते हैं कि कीटोन आर मोर हिंडर्ड, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन में ज़्यादा होती है और
दूसरा क्या बोल सकते हो, सेम इसको अपोजिट करके लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट कार्बन, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है, कम डेवलप होगा। तो एक या तो ऐसे बोल दीजिए या फिर कीटोन के रेफरेंस में करके बोलना है तो कीटोन के रेफरेंस में इस तरह से बोल दीजिए, बात एक ही है। तो इसकी वजह से आपको समझ में आ गया लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये जो है एल्काइल ग्रुप के प्लस इफेक्ट होने की वजह से कीटोन्स में ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कम हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन की कम हो जाएगी, तो ये न्यूक्लियस को कम अट्रैक्ट कर पाएगा। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए एल्डिहाइड जो होते हैं वो कम, एल्डिहाइड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कीटोन्स कंपैरेटिवली कम रिएक्टिव होते हैं। क्लियर है? तो ये हमने बात कर ली अभी तक मैकेनिज्म और किसके बारे में, रिएक्टिविटी के बारे में। थर्ड पॉइंट में आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। थर्ड वाला पॉइंट में हम देखें सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है एडिशन ऑफ साइनाइड, HCN का एडिशन। यहाँ हम 5 एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का HCN। अब HCN का एडिशन किस तरह से होगा, देखो HCN जो होता है एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड टू यील्ड साइनोहाइड्रिन्स। साइनोहाइड्रिन्स इनका फाइनल प्रोडक्ट होगा, लेकिन इसकी कंडीशन समझ लीजिए, दिस रिएक्शन अकर वेरी स्लोली विद प्योर HCN। अगर यहाँ पे सिर्फ HCN लिया जाए, कार्बोनिल के साथ में सिर्फ HCN लिया जाए, तो HCN जो होता है एक वीक एसिड होता है, तो ये H प्लस और Cn माइनस बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं होते, मतलब Cn माइनस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिल पाता है, मतलब हमें न्यूक्लियोफाइल जो है, Cn माइनस इज ए न्यूक्लियोफाइल है ना, इसको अगर कॉमन में बोलूँ दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो बहुत कम ऑब्टेन हो पाता है, लेकिन अगर हम किससे कैटलाइज करवा दें, इसको अगर बेस से कैटलाइज करवा दें तो जनरेशन ऑफ साइनाइड आयन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। देखो HCN फर्स्ट स्टेप में वही है, HCN की रिएक्शन जब OH से करवाते हैं, OH का मतलब बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये बेस क्या करता है, इस HCN मतलब H प्लस को क्या करता है अपनी तरफ ले जाए, क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और H2 बना देता है और Cn माइनस प्रोड्यूस करता है। जो Cn माइनस अपने आप HCl के ऑटो डिसोसिएशन से या सेल्फ डिसोसिएशन से उतने नहीं मिल सकते हैं, वो एसिड की प्रेजेंस में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको HCN मिलेंगे, और हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो अब न्यूक्लियोफाइल हमें मिल गया है, अब तो सिंपल सा हो गया है कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन के ऊपर अटैक किया, यहाँ पे O नेगेटिव बना, इंटरमीडिएट बना था। अब नेक्स्ट स्टेप में आप H प्लस आयन, H प्लस मतलब हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये साइनोहाइड्रिन, मतलब इस O माइनस के ऊपर H प्लस आ जाएगा, अटैक करेगा और साइनोहाइड्रिन्स बन जाएंगे। अब ये जो साइनोहाइड्रिन्स बने हैं इनसे और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, इसीलिए ये काफ़ी यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स हैं, मतलब ये इनसे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। देखो कैसे बनाए जा सकते हैं, अब एनसीईआरटी में ये नहीं कि बना, ये हम पढ़ रहे हैं कि साइनोहाइड्रिन जो है अगर इसका आगे फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, इसको H3O प्लस लिखते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख देते हैं H प्लस प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस बोलें, तो हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं, हमारे पास ये 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। ये साइनाइड जो है वो उससे क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, या फिर इनका रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर इसका रिडक्शन करवा दिया जाए तो इनसे हमें अमीन्स मिल जाते हैं, 2 हाइड्रोक्सी अमीन्स इससे मिल जाते हैं। तो हमें सिंथेटिक इंटरमीडिएट का मतलब समझ में आ गया आपको कि इनसे साइनोहाइड्रिन से फर्दर हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या फिर अमीन्स हो गए। क्लियर है? तो फर्स्ट रिएक्शन आपको क्लियर हो गई कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन कार्बोनिल कंपाउंड इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड।
सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दें या फिर सोडियम बाईसल्फाइड भी बोल देते हैं, है ना, इसको सोडियम बाईसल्फाइड भी बोल सकते हैं। सोडियम बाईसल्फाइड जो होता है वो NaHSO4 होता है। अब इसमें ध्यान देना, ये NaHSO4 कैसे बना होगा कि जब रिएक्शन आपने कैसे करवाई होगी, H2SO3 के साथ में NaOH की 1 मोल NaOH की रिएक्शन करवाई होगी, तो आपका एक H जो है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एक H जो है वो रिप्लेस हो गया और आपके पास ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम बाई सल्फाइड फॉर्म हो गया। अब इस सोडियम बाईसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन जब एल्डिहाइड और कीटोन से करवाते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब आगे देखना, यहाँ पे समझना है इस चीज़ को कि यहाँ पे जैसे हमने करवाया, इसमें आप न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आइडेंटिफाई करवाएं। हमें इतना तो पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये मेटल है तो मेटल तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह करता है, और रिमेनिंग ये पार्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाके अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो किस तरह से पोलराइज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आता है। तो नेगेटिव वाला पार्ट तो इस कार्बन के ऊपर अटैक कर गया, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, और ये जो इसका काउंटर पार्ट कह सकते हो या फिर रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट जो है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास जुड़ जाएगा और एक इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ पे आगे, अब ये जो है इसको ये HSO3 लिख दूं या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं, कैसे, OSO2H ऐसे भी लिख दूं। ठीक है, मतलब हमें 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, एक सल्फर और एक हाइड्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है ये भी एसिडिक है, अगर इसका भी अगर हम देखें तो ये भी क्या हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है और प्रोटॉन ट्रांसफर से सोडियम यहाँ पे आ सकता है। और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी Na+ आयंस हैं तो ये H+ जो है वो Na+ से अगेन क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट हो जाएगा और हमें बाईसल्फाइड एडिशन कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि क्रिस्टलाइन होता है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया? ये रिएक्शंस के बारे में बात की, अभी इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। देखो, द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड फॉर मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड। राइट हैंड साइड में मतलब इधर की साइड में, यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट किसके साथ में बनता है, जनरली एल्डिहाइड के साथ में इस तरह का क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में होता है अगर यहाँ ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है। एंड टू द लेफ्ट हैंड फॉर द मोस्ट ऑफ कीटोन। ठीक है, कीटोन्स में लेफ्ट हैंड साइड में क्यों रहता है, मतलब कम क्यों रहता है, कम रिएक्शन क्यों होती है वो आप समझ ही चुके, क्योंकि कीटोन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सल्फाइड, वाटर सॉल्यूबल। ये जो कंपाउंड बना है वो वाटर सॉल्यूबल है एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड बाई ट्रीटिंग विद इट डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली। इससे अगेन हम क्या करें, अगर इसका अगेन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या फिर एल्कली हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो अगेन इससे एल्डिहाइड हमें मिल सकती है। तो समझना इस चीज को, ध्यान देना कि यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का मिक्सचर हमारे पास है, एल्डिहाइड भी है और क्या है, कीटोन भी है, दोनों ही है हमारे पास, अगर दोनों का मिक्सचर है, हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवाई। अब कीटोन तो रिएक्शन कम करेंगे, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, मतलब रिएक्शन कम करेंगे, लेकिन एल्डिहाइड जो है वो फाइनली इस तरह का कंपाउंड, क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना देंगे। तो एल्डिहाइड जो है वो इस तरह से ये कंपाउंड बना देंगी, एडिशन प्रोडक्ट बना देंगी और क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, और क्रिस्टलाइज होके हम एल्डिहाइड्स को कीटोन से सेपरेट कर लेंगे, तो सेपरेशन हो गया। अब अगेन हमें क्या, एल्डिहाइड चाहिए, अभी ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें तो सेपरेशन करना था, तो अगेन क्या करेंगे, हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे। अभी मैं रिएक्शन लिख के बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे। समझाने का मतलब क्या है इन लाइन्स का पूरा कि इनका यूज, ये रिएक्शन किस तरह से यूजफुल किस में हो गई, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और
एल्डिहाइड के सेपरेशन और प्योरिफिकेशन में ये रिएक्शन काफ़ी यूज़फुल होती है। कैसे यूज़फुल होती है मैंने बताई, एल्डिहाइड और कीटोन है, तो एल्डिहाइड ने तो रिएक्शन कर दिया यहाँ पे, तो एल्डिहाइड हमारे पास क्रिस्टलाइज हो गई। अब एल्डिहाइड को अगेन हमें पाना है, तो देखो मैंने ये एडिशन प्रोडक्ट दोबारा लिख दिया। जैसे सपोज ये एडिशन प्रोडक्ट है, ये वाला मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक पे आर डैश लगा दिया, एक पे आर एच लगा दिया, क्योंकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ही ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएंगे। और इसका मैंने क्या करवाया, एसिडिक मीडियम में या फिर OH का मतलब बेसिक मीडियम में, है ना, एसिडिक या फिर एल्कली मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अगेन हमें क्या मिल जाएगी, एल्डिहाइड मिल जाएगी। ये एल्डिहाइड हमें अगेन मिल गई। तो हमें तो क्या चाहिए था, हमने कीटोन और एल्डिहाइड का मिक्सचर था, उसमें से हमने इस रिएक्शन की हेल्प से क्या फाइंड कर लिए, अगेन एल्डिहाइड फाइंड कर लिए। इसीलिए ये रिएक्शन सेपरेशन में काफ़ी यूजफुल है। क्लियर है जी। तो हमने ये सेकंड रिएक्शन के बाद बात की, ये भी एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ। और थर्ड रिएक्शन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नियर रिएजेंट। और सिर्फ यहाँ पे एक कुछ वर्ड्स में यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, रेफर यूनिट 11 क्लास 12 की यूनिट 11 में हमने इसको किया है। ये वीडियो अपने चैनल पे भी है, जाके देखना चाहें देख लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड लिया मैंने, और एल्डिहाइड की रिएक्शन जब RMGX से करवाते हैं तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस निकालना आपको आ गया होगा। जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जब बात करते हैं, यानी कि ग्रिग्नियर रिएजेंट की बात करेंगे, तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव आएगा और यहाँ एल्काइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसके बारे में पोलैरिटी हमने देख ली, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। बस आपको क्या करना है, अपोजिट चार्जेस को ऐड कर देना है। किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। R जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसके ऊपर ये वाला पार्ट अटैक हो करेगा, ठीक है। चलिए जी, इस तरह से ये एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। और इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल्स बनते हैं। मेथड ऑफ एल्कोहल प्रिपरेशंस में हमने देखे थे कि किस तरह से हम एल्डिहाइड कीटोन से एल्कोहल बना सकते हैं। अगर सिर्फ मीथेनॉल लेते हैं, कौन सी मीथेनॉल मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO अगर लेंगे तो उससे सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल बनते हैं, रिमेनिंग सारे के सारे एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 3 डिग्री ले लिया जाए, मतलब कीटोन्स ले लिए जाएं तो क्या बनेगा, अगर कीटोन्स ले लिए जाएंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो इस तरह से बनेंगे। ये मैंने कीटोन लिया, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नियर रिएजेंट से करवाई हमारे पास, और हाइड्रोलाइसिस करवाया तो हमारे पास बन के आएंगे क्या, एल्कोहल्स। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दी है। चलिए जी, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, 4th नंबर यानी कि D नंबर की रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्कोहल। और काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डिहाइड जो होती हैं, एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर किसकी रिएक्शन करवाएं हम, एडिशन करवाएं, एल्कोहल की। जब एडिशन करवाते हैं 1 मोल का, 1 इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ध्यान देना, मोनोहाइड्रिक का मतलब जिन ऐसे एल्कोहल जिनमें सिर्फ 1 OH है। अगर एक OH वाले एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड लेना है तो हमें क्या मिलते हैं, एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसीटेल बोलते हैं। यहाँ देख लीजिए, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के ऊपर हमने एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो हमारे पास किस तरह से होगा ये देखो, आप इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, यहाँ मैं करके बता देता हूँ। देखो RC डबल बॉन्ड O, मैं किधर लिखूँ, चलो डबल बॉन्ड O, और ये है H, इस तरह से ही तो है इसमें, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें जो एल्कोहल है, एल्कोहल में ये वाला पार्ट जो OH वाला पार्ट है वो नेगेटिव वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव वाला पार्ट है। तो नेगेटिव पॉजिटिव को आप अटैच करवा दीजिए। देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये तो इसके पास आएगा, और ये जो है वो कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। क्लियर है।
तो यहाँ पे RCH, ये CH हमने कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया, ये CH, ठीक है, RCH हो गया। अब इस कार्बन के ऊपर क्या है, यहाँ पे एक OH है, तो ये OH आ गया, और इस O के साथ में क्या जुड़ा है, R, तो OR डैश ये आ गया। तो ये है क्या बन गया, हेमी एसीटेल बन गया। और हेमी एसीटेल को क्या बोल सकते हो, एल्कोक्सी एल्कोहल बोल सकते हैं। क्लियर है। अगर 1 मोल और एल्कोहल ले लिया जाए, ठीक है, 1 मोल और एल्कोहल ले लिया जाए तो एसीटेल फॉर्म होते हैं। रिएक्शन सेम इसी तरह से होगी। जो R-OH जो है वो क्या होगा, दोनों यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर जुड़ जाएंगे और एसीटेल फॉर्म हो जाएंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं कीटोन पे किस तरह से होता है। तो कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल अंडर द सिमिलर कंडीशन टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल। देखो किस तरह से, ये कीटोन है और कीटोन के ऊपर डाइहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब जिसमें 2 OH प्रेजेंट हैं, वो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्म होते हैं और एक साइक्लिक कीटेल हैं। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोडक्ट हैं। देखो यहाँ पे एक ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन गई है, तो ये साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ध्यान देना है, ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स जो फॉर्म हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। और ये किस लिए बनाए जाते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि जो HCl है इसका इंपॉर्टेंस, यहाँ इस पैराग्राफ में HCl की इंपॉर्टेंस भी दे रखी है कि HCl क्या कर रही है। HCl जो है वो जो क्या कर रही है, इस कार्बन के ऊपर इस H+ है, तो H+ जो है इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन कीटोन के केस में इसकी +I इफेक्ट की वजह से इन एल्काइल ग्रुप के इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है इस कार्बन की वो कम हो गई है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो गया है। तो इस पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ कम अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, HCl में HCl ले लिया, तो HCl का H+ जाके क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाएगा टेम्परेरी, और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी ज़्यादा थी उसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे ही कम होगी, ऑक्सीजन जो है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिमांड करने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा चाहता है। अगर उसका कोई शेयर कर ले, जैसे H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक तरह से कम हो गई, और कम हो गई तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के और भी कार्बन के साथ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, इसकी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, मतलब इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी होगा। तो सिंपल सा HCl का काम क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करना। तो ये साइक्लिक कीटेल्स, हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए जिनको इथाइलिन ग्लाइकोल कीटेल्स बोलते हैं। और ये रिएक्शन जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। किस में इंपॉर्टेंट होती है, देखना समझना। एसीटेल एंड कीटेल आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, hence these are used for as protecting group 4 carbonyl compound। मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है कि जो एसीटेल और कीटेल हैं, ये वाले जो कंपाउंड हमारे पास बने, एसीटेल बना है या फिर कीटेल बना है, इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इजीली नहीं हो पाता है, और इजीली नहीं हो पाता है इसीलिए इस रिएक्शन को एल्कोहल से जब रिएक्शन करवा के एसीटेल और कीटेल फॉर्म करवा देते हैं, और प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होगा, रिडक्शन भी इजीली नहीं होगा। देखो कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे एक ये है, ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड में यहाँ पे C+O है, ये वाला ग्रुप है, और ये COOH ग्रुप है। ध्यान देना, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, ठीक है, और ये कीटोन है। देखो एक जो हमने पहले देखा था उसको दोबारा से समझ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, एक सीक्वेंस देखा था। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं इनका जब रिडक्शन करवाएंगे हम, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होंगे,
ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है, यही एल्डिहाइड या कीटोन है ना, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स है ना, इनको ये क्या बोलते हैं हम, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। और इनका फर्दर आप क्या करवाएं, रिडक्शन करवाएंगे तो एल्कोहल्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स का रिडक्शन करवाएंगे तो एल्केन्स फॉर्म होंगे। ये जर्नल सीक्वेंस है। ऑक्सीडेशन के लिए करना है तो ऑक्सीडेशन के लिए इस तरह से करेंगे, एल्केन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एल्कोहल बनता है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं, और इनका ऑक्सीडेशन अगर करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं। ये जर्नल एक वो है, ये कई जगह यूज़ होता है, तो इसको मैं कई बार आपको रिपीट भी कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना आप यहाँ पे कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, C+O। अगर आप रिडक्शन करवाते हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का इसमें रिडक्शन करवाना चाहते हैं और एल्कोहल, इस कार्बोक्सिल ग्रुप को एल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक कार्बोनिल ग्रुप तो इजीली रिड्यूस हो जाएगा किसमें, एल्कोहल में। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस ना हो, सिर्फ ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही रिड्यूस हो। तो अब इस केस में हमें क्या बनाना होगा, हमें एसीटेल और मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल और से रिएक्शन करवानी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज कॉमनली यूज्ड एज प्रोटेक्टिंग एजेंट। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह यूज होता है। कैसे यूज करना है देखो, ध्यान देना। ये इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl से करवाएंगे, तो यहाँ पे इस कीटोन, ये कार्बोनिल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप, उसमें क्या बन जाएगा, एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा जिसको हम कीटेल बोलते हैं। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं हम, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि किस तरह से कीटेल फॉर्म हो जाता है ये साइक्लिक कंपाउंड। अब ये साइक्लिक कंपाउंड देखो यहाँ पे मैंने बताया, इस साइक्लिक कंपाउंड का जो एसीटेल और कीटेल जो हैं, इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराना इजी नहीं है। कार्बोनिल कंपाउंड का तो रिडक्शन करा सकते हो आप एल्कोहल में, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन बहुत ही मुश्किल से होता है, या यूं कहो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको आपको रिड्यूस करवाना है एल्कोहल में, तो उसके लिए हमने कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, इस एल्कोहल में। ये एल्कोहल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, और हमें इस अगेन हमें ये वाला जो साइक्लिक रिंग बनी हुई है, ये कीटेल बना हुआ है, इसको अगेन हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिए, ये अगेन ये ग्रुप जो है वो कार्बन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो इस प्रोडक्ट में, इस रिएक्टेंट में देखो और यहाँ प्रोडक्ट में देखो, तो अगर आप डायरेक्ट ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाते तो एक कार्बोनिल ग्रुप भी जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता, और हो सकता है कि वो एल्कोहल में रिड्यूस होता है या फिर एल्केन में रिड्यूस हो जाता। मतलब ये ऑक्सीजन हट ही जाता है एक तरह से, लेकिन हमें हटाना नहीं था। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या यूज़ किया, इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2CH2 मतलब CH2OH CH2OH। तो ये रिएक्शन जो है एसीटेल और कीटेल वाली, ये इसमें ये इसका इम्पोर्टेंस है कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो प्रोटेक्टिंग रिएजेंट की तरह काम आता है। इस एग्जांपल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ध्यान देना, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव की रिएक्शन भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो क्या क्या ले जा सकते हैं, अमोनिया ले सकते हैं या फिर इनके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। ध्यान देना, अमोनिया जो है उसको NH3 लिखते हैं। अब अमोनिया को लिखने का तरीका थोड़ा सा इन रिएक्शंस में इस तरह से होगा, NH2 और यहाँ पे H लिख दिया मैंने, तो ये अमोनिया हो गया। या फिर NH2 और H की जगह, इस H की जगह कोई दूसरा अगर हो गया तो ये अमोनिया डेरिवेटिव्स हो गए। ठीक है जी, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे डेरिवेटिव्स हैं, NH2Z लिख दिया। ठीक है, तो ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं, यहाँ पे इस अमोनिया या अमोनिया Z की जगह H ले लिया तो अमोनिया हो गया, और अगर Z कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया आपको, अमोनिया डेरिवेटिव। अब इसमें ध्यान देना कि ये रिएक्शन किस तरह से होगी। अब इसमें देखो ये वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव। इन दोनों में से, इन दोनों में अगर देखें तो पॉजिटिव वाला पार्ट जो है ना, नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है इन दोनों में, अगर NH
जेड है ना, ये ऐसे लिखा NH2 और जेड लिखा, ठीक है। तो NH2Z इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो HNHZ। तो ये वाला पार्ट जो है वो तो क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये वाला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो ये तो पॉजिटिव वाला पार्ट है जो कि नेगेटिव से जुड़ जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो NH जुड़ गया इस तरह कार्बन के ऊपर, और ये O और H, तो एक इंटरमीडिएट बन गया। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन होगा। अब डिहाइड्रेशन होने से ये OH और ये H निकल जाएंगे, H2O के फॉर्म में -H2 हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्यों होगा डिहाइड्रेशन? इसका रीजन है कि कार्बन के ऊपर 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गए, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, ऑक्सीजन भी, और नाइट्रोजन भी इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो क्या होगा, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हैं वो अनस्टेबल हैं, और क्या करेंगे, ये -H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा NHZ, और वाटर निकल गया। क्लियर है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे हमने Z की जगह क्या क्या ले सकते हैं, ये सारी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, इन रिएक्शंस को मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ अभी, है ना। लेकिन उससे पहले मैकेनिज्म एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वैसे मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन एक बार और समझते हैं। देखो इसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड को हमने पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव पोलर बॉन्ड है, ये हम देख चुके हैं। अमोनिया है, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए NH3 अगर लिया है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह NH3 काम करेगा, और ये अटैक किसके ऊपर कर देगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और इंटरमीडिएट इस तरह से बन जाएगा। और इंटरमीडिएट जैसे ही बनेगा तो नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। प्रोटॉन ट्रांसफर होने का रीजन क्या है, प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रखा है, और ये H+ जो है वो इस कार्बन के ऊपर, इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, और ये इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में NH2 बन के रह जाएगा। अब मैंने अभी जैसा बताया कि इस कार्बन के ऊपर क्या है, एक ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, तो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए इनमें से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ये H2O निकल जाएगा, और इस तरह से ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होके ये माइनस, ये वाला पूरा का पूरा, यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके OH आएगा, और H+ यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से H+, और यहाँ से ये OH जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास आएंगे, और नाइट्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर देगी, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगी। देखो ये इस नाइट्रोजन के पास आएंगे, और नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करके, और ये फाइनली हमें एमीन्स मिल जाएंगे। कार्बन डबल बॉन्ड NH जो होता है इनको हम बोलते हैं एमीन, कार्बन और NH2 होता है तो उनको बोलते हैं अमीन। तो ये क्या बन गए, हमारे पास एमीन बन गए, ठीक है। तो ये हमने पूरी प्रोसेस देखी, ये रिएक्शन है। अब इस प्रोसेस में जो यहाँ पे मैंने NH3 लिया है, तो इसकी जगह क्या ले सकते हैं, Z, H की जगह क्या लिख सकते हो आप, Z लिख सकते हो। अब Z की जगह क्या क्या ले सकते हैं, ये सारे ले सकते हैं। अगर H ही लिया है तो ये एमीन्स बन गए हमारे पास, ठीक है। ये हमने रिएक्शन देख लिया किस तरह से हुई है। लेकिन अगर Z ही लिया है सपोज, तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन को समझना, तो इस इनिशियल वाले प्रोडक्ट को, कार्बोनिल कंपाउंड को, और एमीन यानी फाइनल प्रोडक्ट को आप देखेंगे तो आपको देख के पता चलेगा कि डबल बॉन्ड O हटा है और डबल बॉन्ड NH लग गया है। अब अमोनिया है तो H लग रहा है, लेकिन अगर होता क्या, डेरिवेटिव होता, अमोनिया डेरिवेटिव होता तो NHZ ये लग जाता। यही तो हुआ, डबल बॉन्ड O हटा है, डबल बॉन्ड ONR लग गया। अमोनिया है तो NZ की जगह H लगा हुआ है, बस सिंपल सी इतनी सी बात है। क्लियर है। तो यहाँ पे ये रिएक्शंस जो हैं, रिमेनिंग रिएक्शंस हैं, इनको देखते हैं एक एक करके। तो देखो मैंने जैसा अभी बताया कि ओवरऑल इस रिएक्शन में एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव में हो क्या रहा है कि डबल बॉन्ड O हटा है और डबल बॉन्ड NZ लग गया, डबल बॉन्ड NZ लग गया। अब देखो कैसे लगेगा। सबसे पहली रिएक्शन अमीन्स के साथ में, अमीन के मतलब यहाँ पे ये अगर Z की जगह R लग जाए तो ये अमीन होगा। RNH2 जो होता है अमीन होता है,
तो इसमें क्या करना क्या है, सिंपल सा काम करना है कि इस डबल बॉन्ड को हटाना है और ये वाला जो है ये H2O के फॉर्म में निकाल देना है और डबल बॉन्ड N लगा देना है, मतलब ये लगा दिया, डबल बॉन्ड NR लगा दिया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया, सब्सटीट्यूटेड इमीन्स बन गया। यहाँ पे H होता तो इमीन्स होता, लेकिन H हट गया, R लग गया, तो सब्सटीट्यूटेड इमीन्स बोलेंगे। और इसका बहुत ही कॉमन, ज़्यादा फेमस कॉमन नेम है सिफ्स बेस। तो ध्यान रखें इसको कि जो सब्सटीट्यूटेड अमीन होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिफ बेस बोलते हैं। तो ये सिफ बेस हमारे पास फॉर्म हो गया। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, जो हमने टेबल में अभी देखे थे, उसमें है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होती हैं, NH2 और Z की जगह OH आ जाए तो इनको हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। रिएक्शन सेम ही होनी है, यहाँ से H2 निकलेगा, N डबल बॉन्ड, यहाँ इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, तो ये बन गया। और इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिम बोलते हैं। तो इनका नेम आप याद रखें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें काफ़ी सारे आपके पास कॉमन नेम आते हैं। तो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में एल्डिहाइड रिएक्शन करके क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्सिम्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है कि अगर हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन किस तरह से होगी, देखो हाइड्रोजन जो होती है NH2 होती है, तो इसमें से एक H2 और एक O H2 के फॉर्म निकल जाएगा, रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए। तो एल्डिहाइड के साथ में हाइड्रोजन रिएक्शन करके, ये हाइड्रोजन का पहले तो स्ट्रक्चर ही याद रखें। हाइड्रोजन जो होता है NH2 जो होता है उसको हाइड्रोजन बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन जब एल्डिहाइड से करवाते हैं तो हाइड्राजोन बनते हैं। हाइड्राजोन को मतलब कार्बन डबल बॉन्ड N, मतलब इस हाइड्रोजन जो है H2 जो है वो एल्डिहाइड के ऑक्सीजन से हट गया है, ऑक्सीजन के साथ में वाटर के फॉर्म में निकल गया और रिमेनिंग पार्ट एल्डिहाइड का जुड़ गया, तो इसको हाइड्राजोन बोलते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद क्या, फिनाइल हाइड्राजीन, यहाँ पे कवर हो गया। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन, फिनाइल हाइड्राजीन मतलब कि एक H जो है इस हाइड्राजीन में से अगर फिनाइल से सब्सटीट्यूट हो गया तब रिएक्शन करवाएं तो फिनाइल हाइड्राजीन होती है। तो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करके जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। थोड़ा थोड़ा सिमिलियर है, सब में हो क्या रहा है, देखो डबल बॉन्ड O हटा और N डबल बॉन्ड N और बाकी वाला जो Z वाला पार्ट है वो लग गया, तो इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजोन। ये रिएक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनके कॉमन नेम काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं इसीलिए। नेक्स्ट और लास्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखो ये फिनाइल है और इसके सेकंड और फिनाइल है, फिनाइल के सेकंड और 4 पोजीशन पे नाइट्रो लगा, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन सेम ही होगी, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, और प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होगा हमारे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन जो होती है वो हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और इसको यूज फॉर टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो टेस्ट है 2,4-डाइफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड के डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इस टेस्ट को बोलते हैं शॉर्ट में 2,4-DNP। DNP का मतलब डाई, D का मतलब डाई, नाइट्रो मतलब N मतलब नाइट्रो, P मतलब फिनाइल हाइड्राजोन। तो शॉर्ट में इसको 2,4-DNP बोलते हैं। 2,4-DNP टेस्ट जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये रिएक्शंस हुई, हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी, ये इसमें पहले तो 5 रिएक्शंस डिस्कस की, किसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, और लास्ट वाली जो रिएक्शन थी अमोनिया, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव, इसमें हमने अगेन 5 रिएक्शंस डिस्कस की हैं, ये वाली, ठीक है। तो डिफरेंट हमने ये रिएक्शन डिस्कस की, किसके बारे में, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। एक और रिएक्शन है रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। अब सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH, ये तो NH2 हाइड्राजीन है, अब इसका एक हाइड्रोजन जो है C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब एमाइड ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, और इसकी रिएक्शन जब एल्डिहाइड से करवाते हैं तो रिएक्शन इसी तरह से होती है, H2 निकलता है, रिमेनिंग पार्ट ज्वाइन हो जाते हैं, और इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। और सेमी कार्बाजोन जो होता है
वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, ये सेमी कार्बाजोन है, ठीक है। तो ये तो रिएक्शन तो सिंपल है, इस तरह से जैसे हम अभी पैटर्न में करते आ रहे हैं वैसे ही है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है इंपॉर्टेंट, देखना कि ये भी NH2 है, ये भी NH है और ये भी NH है, लेकिन ये ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये N जो है इस कार्बन से नहीं ज्वाइन होकर ये वाला N भी इस कार्बन से ज्वाइन हो सकता था, या फिर जो ये एमाइड वाला NH2 है ये भी इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो सकता था, लेकिन ज्वाइन जो होता है वो होता ये वाला ही है, ठीक है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है ना। वाई डज N1 अटैक ऑन कार्बोनिल ग्रुप नॉट N2 और N3। N2 N3 का मतलब इसको मैंने 1 दे दिया है, इसको 2 बोल दिया, N2 बोल दिया, इसको N3 बोल दिया है। तो इसका रीजन आप सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज करके 2 सेकंड के लिए सोच लीजिए। आंसर हम देखते हैं। आंसर रेजोनेंस से आएगा, इतना भी मैं बता दूं, देखो कैसे होगा, समझ लो आंसर। तो देखिए इसका आंसर ये है कि ये जो N2 और N3 जो हैं, देखो N2 यहाँ पे दिखा है, इन दोनों में कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कैसे समझना है इसको, देखो नाइट्रोजन का ये वाला लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये आपस में क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। इसी तरह से ये N3 का जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉन्जुगेशन में क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में, इसीलिए ये रेजोनेंस करेंगे। और रेजोनेंस करेंगे तो इनकी अवेलेबिलिटी, नाइट्रोजन जो 2 नंबर के कार्बन पे है, 2 नंबर का कार्बन जो है, 2 नंबर के नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर लोन पेयर जो है वो लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में, ये भी लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में। तो N2 और N3 पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनमें कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड के साथ में, इसीलिए इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो नाइट्रोजन एटम के ऊपर कम है। लेकिन N1 वाला जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसके साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, और कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसकी अवेलेबिलिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर फुल है। अब ध्यान देना, फुल होने से क्या है कि ये जो है वो इजी, इसके ऊपर एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो यहाँ पे तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो भाई न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर सबसे ज़्यादा है, इस नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि सेकेंड और थर्ड वाले तो कॉन्जुगेशन में होने की वजह से रेजोनेंस कर रहे हैं, और रेजोनेंस कर रहे हैं तो इनकी अवेलेबिलिटी जो है इस नाइट्रोजन के या इस नाइट्रोजन के ऊपर कम है। इसीलिए ये वाला जो नाइट्रोजन है उसकी अवेलेबिलिटी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये वाला नाइट्रोजन जो है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। इसीलिए जो अटैच होगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह वो कौन सा नाइट्रोजन होगा, फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन होगा। क्लियर है। तो ये एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता था कि ये ही नाइट्रोजन हमने क्यों अटैच किया है, क्योंकि NH2 तो ये भी है ना, ये तो चलो NH है, लेकिन NH ये है, मतलब लोन पेयर ही हमें जब अटैच करवाना है तो ये भी अटैच करवा सकते थे, तो हमें इसका रीज़न पता होना चाहिए। तो चलिए जी, ये थी आज की हमारी रिएक्शंस, जिसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट कर ली है एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शन में। रिमेनिंग रिएक्शंस जो हैं उनको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।